अ वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आप सभी के एनुअल एग्जाम शुरू हो चुके हैं। मैं आज आपके लिए एक वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं पूरे लेसन्स का एक ओवरव्यू सिनॉप्सिस आपको बना के दूंगा, जो एनुअल एग्जाम में आपके काम आएगा। सबसे पहले कंबशन एंड फ्लेम, जो चैप्टर आपका आ रहा है कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो से देखना, तब तक पढ़ो। कंबशन एंड फ्लेम, किसी भी चीज के कंबशन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के कंबशन पॉसिबल है। तू जाकर वहीं बैठ, उसी के साथ बैठ। बिना ऑक्सीजन के कंबशन पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। व्हाट इज कंबशन? अ केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है विथ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो एक्टिविटी हमने बचपन से की है। एक में मोमबत्ती को जलाओ, दोनों में मोमबत्ती को जलाओ, एक में खुला रखो, एक में ढक दो। ढकी मोमबत्ती कुछ समय के बाद बुझ जाती है, बिकॉज एयर इज नीडेड फॉर कंबशन। ठीक है। और कंबसिबल सब्सटेंस में प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, हीट और लाइट मिलता है। कंबसिबल जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, नॉन कंबसिबल जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न नहीं होता। कंबसिबल सब्सटेंस जितने भी फ्यूल है, वुड, वैक्स, कोल, पेट्रोल। नॉन कंबसिबल ग्लास, प्लास्टिक, स्टोन, जो जलते नहीं है। हमारी बॉडी में भी कंबशन होता है। जो खाना हम खाते हैं वो खाना हमारे पेट में जाता है, और पेट में वो खाना ब्रेक होता है, बर्न होता है। आप देखिएगा खाना खाने के बाद पेट गर्म हो जाता है, रीजन वो खाना अंदर जाके बर्न होता है, और बर्न होने के बाद उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंबशन। यानी द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गिव अस एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ कंबशन। लेकिन हाँ, इसमें क्या डिफरेंस है? हमारे बॉडी में कंबशन होने से लाइट रिलीज नहीं होता, वरना तो यहाँ पे लाइट लग जाती, तो लाइट रिलीज नहीं होता। उधर हल्ला ना करे, इधर वीडियो बन रहा है। हाँ, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। एक सेकंड, हेलो। पॉज कर, पॉज कर। इसके बाद कंबशन के लिए हल्ला मत करो आप लोग प्लीज। कंबशन के लिए तीन कंडीशंस चाहिए। एक, कंबसिबल सब्सटेंस जो जलेगा, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो। गैस, बिना गैस के कंबशन पॉसिबल नहीं। ऑक्सीजन और हीट सोर्स। कंबसिबल सब्सटेंस वुड, पेट्रोल, डीजल। गैस यानी ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं होगा। और हीट सोर्स, एक प्रॉपर टेम्परेचर जिसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बर्न्स, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस बर्न होता है। अगर आप इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुंचे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो बर्न नहीं होगा। और जब कोई चीज जलने लगती है तो जो हीट है वो उसको कंटिन्यूअसली जलाता है। जैसे आप नोटिस करे होंगे, अभी अमेरिका में लॉस एंजलिस में कितना बड़ा आग लगा, जिसमें पूरा अमेरिका का कितना बड़ा हिस्से को कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो गर्मियों के मौसम में ये ज्यादा होता है, बिकॉज गर्मी में हीट रहता है, और वो गर्मी को और ज्यादा आगे बढ़ाता है। इसका मतलब अगर कोई चीज जलने लगती है तो हीट उसको कंटिन्यूअसली गर्म रखता है। एग्जाम्पल, एक मैच स्टिक, माचिस की तीली, उसको रखने से वो जलेगा, लेकिन जब आप उसको रब करते हो तो वो घिसता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे हीट जनरेट होता है, जिससे वो अपने इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर जाता है और वो चीज बर्न होने लगता है। जैसे लकड़ी, लकड़ी को आप सिंपल माचिस की तीली जलाओ, नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जो हीट जनरेट हो रहा है वो लकड़ी को जलाने के लिए काफी नहीं है। ये देखिए ऑक्सीजन, मैंने बताया था, एक में मोमबत्ती खुली रखी, एक में मोमबत्ती बंद रखी। बंद मोमबत्ती कुछ समय के बाद बुझ जाती है। जब किसी इंसान के कपड़ों में आग लगती है तब क्या करते हैं? उसको ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। क्यों? ब्लैंकेट जब हम उसको उड़ा देते हैं, वेयर करवा देते हैं, कवर कर देते हैं ब्लैंकेट से उसकी बॉडी, तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कट हो जाता है। उसकी बॉडी जो जल रही है, उसकी बॉडी एक कंबसिबल सब्सटेंस है, लेकिन आपने ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया, मतलब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी।
ग्रीन लीव्स को बर्न करना डिफिकल्ट है, जबकि ड्राई लीव्स को, जब पिकनिक विकनिक जाते हैं सूखी लकड़ियां ढूंढते, क्यों? जो ग्रीन लीव्स होती है या जो गीली लकड़ियां होती है उसमें मॉइस्चर होता है बहुत सारा, नमी, पानी, जबकि सूखी लकड़ियां ड्राई होती है उसमें नमी नहीं होता, तो अच्छे से बर्न होता है। बचपन में फटाका वटाका फोड़ते थे तो जो दिवाली के फटाके होते थे उसको धूप में रखते थे ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाए और फटाके अच्छे से जलें। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किसे कहते हैं? जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, जो तुरंत आग पकड़ सकता है। ट्रेन वेन में जाते तो लिखा होता है ना, डो नॉट कैरी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, थोड़ा सा ही इनको टेम्परेचर मिला ये आग पकड़ लेगा, तो ये ज्वलनशील पदार्थ है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। थोड़ा बात ना करें, कम धीरे करें। जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, जो तुरंत आग पकड़ लेता है। और एक बात बच्चों, केरोसिन तो इनफ्लेमेबल है, पर कुकिंग ऑयल जो घरों में हम जिसमें खाना बनाते हैं वो इनफ्लेमेबल नहीं है, बिकॉज इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है और ये आसानी से आग नहीं पकड़ता। जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो है वो आसानी से आग पकड़ लेगा, जिसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है वो आसानी से आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन हाँ बच्चों, अगर फ्राइंग पैन में हम कुकिंग ऑयल को बहुत देर से रखें तो फिर वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को टच कर देगा और तब वो आग पकड़, आपने देखा लोग खाना बनाते समय वो फ्राइंग पैन में आग लग जाती है। इसके लिए एक एग्जांपल है, मैंने इसका एक शॉर्ट्स भी बनाया था। अगर एक पेपर कप आप लें, उसको खाली रखें और एक दूसरा पेपर कप लें जिसमें पानी भर जाए, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे जो पानी भरा पेपर कप है वो तो नहीं जल रहा, पर पेपर कप जल गया, बिकॉज पेपर कप को आपने जलाया, वो तुरंत अपने इग्निशन टेम्परेचर को टच किया, वो जल गया। लेकिन जिसमें हमने पानी रखा है, पानी की वजह से वो इग्निशन टेम्परेचर हाई नहीं हो पा रहा। जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो इग्निशन टेम्परेचर टच हो जाएगा, तब वो आग पकड़ लेगा। कंबसिबल और इनफ्लेमेबल में क्या डिफरेंस है? कंबसिबल जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो, इनफ्लेमेबल एक कॉम्बसिबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल जो आसानी से बर्न हो जाए। कंबसिबल सब्सटेंसेस में इग्निशन टेम्परेचर किसी का हाई होता है, किसी का लो, बट इनफ्लेमेबल इग्निशन टेम्परेचर लो ही होता है। कंबसिबल को केयरफुली स्टोर करना जरूरी नहीं है, पेपर को तब ऐसे ही रख दो, लेकिन इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, पेट्रोल, डीजल, इनको केयरफुली स्टोर करना जरूरी, थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा आग पकड़ लेगा। फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे पहले तो जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, कंबसिबल सब्सटेंस है, जो एक फ्यूल है, उसी को हटा दो। मतलब कहीं पे आग लग गई, कपड़ा लत्ते जो भी आग पकड़ सकता है, एलपीजी सिलेंडर, उसको निकाल दो तो आग फैलेगा नहीं। रिमूव द हीट, टेम्परेचर को कूल डाउन करो। पानी क्यों मारते हैं? ताकि टेम्परेचर नीचे जाए, टेम्परेचर नीचे जाएगा, हीट कम होगा, अपने आप आग बुझ जाएगी। कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई को काट दो। मैंने बोला था बॉडी को ब्लैंकेट से ढक दो, तो ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाएगा अपने आप। जैसे सैंड, बालू भी डालते हैं कि नहीं डालो बालू, सैंड डालने से भी ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है और आग जलनी बंद हो जाती। या फिर फायर एक्सटिंग्विशर, जो ट्रेनों में रखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसको स्प्रे करने से वो आग को बुझा देता है। जनरली उसमें सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। वाटर का इस्तेमाल कब करोगे आप? ध्यान रखो, जब इलेक्ट्रिसिटी से फायर लगी है, शॉर्ट सर्किट, तब पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा, बिजली का झटका लग जाएगा। वुड, पेपर, इससे आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कब करोगे? जब इलेक्ट्रिसिटी से फायर लगे, तब आप कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉरेस्ट फायर, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया कैलिफोर्निया का, सॉरी अमेरिका के लॉस एंजलिस का। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, थोड़ा सा भी फ्रिक्शन हुआ वो एकदम से आग पकड़ लेता है और पूरे जंगल में आग लग जाती है, क्योंकि उस समय फॉरेस्ट का इग्निशन टेम्परेचर बहुत होता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई हुआ वो आग पकड़ लेगा। फायर ब्रिगेड्स क्या करते हैं? सबसे पहले पानी मारते हैं ताकि टेम्परेचर को कम किया जा सके, और एयर सप्लाई को काट देते हैं ताकि आग फैलना बंद हो।
इसके बाद कंबशन के 3 टाइप्स है। इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंबशन के 3 टाइप्स और वो 3 जोन्स ऑफ अ फ्लेम। इल्यूमिनस ये आराध्य थोड़ा पानी पिलाओ मेरे को, बॉटल में ले आओ। अच्छा ले आते। हम्म। ध्यान रखे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं अब बताने जा रहा हूं। रैपिड कंबशन ये वो कंबशन है जो तुरंत होता है, फास्ट, और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, बहुत सारा हीट एंड लाइट जनरेट होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन ये वो कंबशन है विच स्टार्ट ऑन इट्स ओन, जो अपने आप स्टार्ट हो जाता है, इसको बाहर से किसी हीट की जरूरत नहीं है, अपने आप वो जलने लगता है। और एक्सप्लोसिव कंबशन जिसमें कंबशन होता है विद अ लाउड साउंड, जिसमें बहुत सारा आवाज भी, साउंड, गैस, हीट एंड लाइट। रैपिड वेरी फास्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। स्पॉन्टेनियस नो हीट नीडेड, इट बर्न्स ऑन इट्स ओन। और एक्सप्लोसिव combustion happens with light, sound and heat and gas is formed. रैपिड कंबशन के लिए आपको हीट देना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचे और वो आग लग सके। स्पॉन्टेनियस में किसी प्रकार के आपको एक्सटर्नल हीट देने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लोसिव में भी आपको एक्सटर्नल हीट देना पड़ेगा। रैपिड का एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड, जब लकड़ी और चारकोल जलता है, बहुत गर्मी, बहुत हीट और लाइट रिलीज होता है, पर वो अपने आप जलेगा नहीं, आपको हीट एंड लाइट देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, सॉरी। स्पॉन्टेनियस, अब फॉस्फोरस को रखिए रूम टेम्परेचर में, अपने आग पकड़ लेगा। 10th में पढ़ोगे इसको आप। फॉस्फोरस को केरोसिन में इमर्स करके रखते हैं डुबा के, बिकॉज वो इतना हाईली रिएक्टिव होता है, वो तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए फॉस्फोरस को कहाँ रखते हैं, केरोसिन के नीचे। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन। फॉरेस्ट फायर अपने आप आग पकड़ लेता है, उसमें हीट तो देने की जरूरत नहीं है, कोई जाके आग तो लगाता नहीं है। और एक्सप्लोसिव, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, जब आप फटाके जलाते हो, बम की आवाज भी आती है, गैस भी निकलता है ना। इसके बाद फ्लेम। फ्लेम वो रीजन है जहां गैसेस बर्न होती। फ्लेम इज दैट रीजन वेयर गैसेस बर्न। कुछ चीजें हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, वैक्स और ऑयल। कुछ चीजें हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती, चारकोल और कोल। जैसे कोयले से, कोयला जब जलता है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, पर हमारे घरों में जो एलपीजी है जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो फ्लेम प्रोड्यूस। उसमें भी टाइप्स है। अगर येलोइश फ्लेम है तो इनकम्प्लीट कंबशन, पोल्यूशन फैलाएगा। अगर ब्लूइश फ्लेम है, कंप्लीट कंबशन, पोल्यूशन नहीं फैलेगा। एग्जांपल एलपीजी। ये देखिए जो मैं बोल ही रहा था, जब फ्यूल कंप्लीटली बर्न ना हो, जब ऑक्सीजन की कमी हो, तब येलोइश फ्लेम होगा। जब भरपूर सप्लाई ऑक्सीजन की तो ब्लूइश फ्लेम होगा। और जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, उसको सूट बोलते हैं, SOOT, सूट। इसका मतलब जो येलोइश फ्लेम है उसमें सूट फॉर्म होगा। देखना मोमबत्ती अब जलाते हैं उसमें येलोइश फ्लेम होता है, और उसको टच करिए हाथ काला हो जाता है, क्यों? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। पर गैस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज गैस में, और हाँ, आपने पता नहीं घर में नोटिस किया नहीं, जिसमें खाना बनाते हैं वो जो गैस का चूल्हा जो होता है, उसे बहुत छोटे 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 होल्स होते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? ताकि भरपूर ऑक्सीजन की सप्लाई मिले और अच्छे से वो बर्न। इसीलिए कहा जाता है कि हर महीने उन होल्स को क्लीन करना चाहिए, वरना ब्लॉक हो जाएगा, पूरा सप्लाई नहीं मिलेगा, और जो ब्लूइश फ्लेम है वो ब्लू नहीं होगा, और खाना बनने में लेट होगा, और एनर्जी की, फ्यूल की वेस्टेज होगी। इसके बाद जोन्स ऑफ अ फ्लेम। ब्लू जोन, येलो जोन, ब्लैक जोन। ब्लू जोन, हाँ हल्ला नहीं, किसी भी फ्लेम का अगर डायग्राम आप देखें, आप देख सकते हैं, जो आउटर मोस्ट जोन है वो ब्लू होता है, मिडिल जोन येलो होता है, इनर मोस्ट जोन ब्लैक होता है। ब्लू जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। येलो जोन मॉडरेट, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। ब्लैक जोन लीस्ट हॉट। कई बार मोमबत्ती जलाते समय हम हाथ बीच में रखते हैं तो जलना नहीं लगता, क्यों? वहां पे हीट कम है। ब्लू जोन, ब्लू फ्लेम है, कंप्लीट कंबशन,
येलो जोन पार्शियल कंबशन, ब्लैक जोन नो कंबशन। बहुत कम लाइट प्रोड्यूस होता है, येलो में ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होता है, और ब्लैक जोन में कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होता, बिकॉज वहां पे कोई कंबशन हुआ ही नहीं है। ब्लू जोन को नॉन लुमिनस जोन कहते हैं, येलो को लुमिनस जोन और ब्लैक जोन को डार्क जोन। सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेसन का यही वाला जोन्स। एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है कि अगर आप ग्लास प्लेट को रखोगे तो आप देखना उसमें ब्लैक पड़ जाता है, इसका मतलब कंबशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। अगर हम उसको येलो पार्ट में रखें और अगर ब्लू जोन में रखें कॉपर को तो एकदम लाल हो जाता है, रेड हॉट, क्योंकि वो सबसे हॉटेस्ट जोन है। और ब्लैक जोन तो डार्क जोन होता है जहां पे किसी प्रकार का कंबशन नहीं हुआ है। फ्यूल, कंबसिबल सब्सटेंसेस दैट बर्न टू प्रोड्यूस हीट, वो सब्सटेंसेस जो गर्म होकर हमें हीट देते हैं, क्या कहते हैं उसे? कंबसिबल सब्सटेंसेस। सॉलिड फ्यूल, वुड, कोल, वैक्स। लिक्विड फ्यूल, केरोसिन, हाँ, केरोसिन, पेट्रोल और डीजल। गैसियस फ्यूल, एलपीजी, सीएनजी और बायोगैस। एक अच्छे फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक है, 5 मार्क्स में आएगा, एक अच्छे फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स और ये जोन्स, ये 5 मार्क के क्वेश्चन में आएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? नंबर 1, इजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए, इजी टू स्टोर, स्टोर भी अच्छे से हो जाए और ट्रांसपोर्ट करना भी आसान हो। बर्न्स इजली, चीप, सस्ता हो, आसानी से जले, और मॉडरेटेड, ना बहुत फास्ट एग्जॉस्ट हो ना बहुत स्लो। इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई भी ना हो बहुत लो भी ना हो, और कंप्लीट कंबशन हो, बर्निंग के बाद ये अनडिजायरेबल गैसेस फॉर्म ना करे, मतलब पोल्यूशन ना हो। लेकिन हम सभी को पता है एक ऐसा फ्यूल जिसमें सारे क्राइटेरिया पूरा हो जनरली मिलना पॉसिबल नहीं है। और कैलोरीफिक वैल्यू, द एनर्जी गिवन व्हेन 1 kg फ्यूल इज बर्न, 1 kg फ्यूल के जलने से जो एनर्जी आपको मिलता है उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, जिसको जूल कहते हैं। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। जैसे आप यहां पे देखेंगे, अगर आप टेबल में, काऊ डंग का जूल कम है, वुड का जूल ज्यादा है। सबसे अच्छा फ्यूल हाइड्रोजन गैस है, जिसका इस्तेमाल रॉकेट्स में और स्पेसक्राफ्ट में होता है, रॉकेट्स में होता है। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है फ्यूल के? वुड, पेट्रोल, डीजल बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। सूट, इनकम्प्लीट कंबशन, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करता है जो एक बहुत ही हार्मफुल गैस है। CO2 रिलीज होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होने से एसिड रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हो गया आपका कंबशन एंड फ्लेम। अगला चैप्टर कंजर्वेशन। तुम्हारा कंजर्वेशन आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाँ अब उसको करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना, उन्हें बचाना। डिफॉरेस्टेशन क्या है? जंगलों को काटना, कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर, क्या बोलते हैं उसको, फॉर क्रॉप्स, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, हाउसिंग एंड अदर पर्पसेस, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। जनरली डिफॉरेस्टेशन इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, जंगलों को काटा जाता है इंडस्ट्री बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। और डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या है? लकड़ी चाहिए लोगों को, क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए आपको फ्री लैंड चाहिए, क्लीन लैंड चाहिए, घर बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, पेपर के लिए, टिम्बर चाहिए हाउस और फर्नीचर के लिए। कभी कभी भयंकर सूखा पड़ता है, ड्रॉट, तो पूरे के पूरे जंगल साफ हो जाते। आराध्य। और फॉरेस्ट फायर जो भी कहां पे हुआ? अमेरिका के लॉस एंजलिस में पूरे के पूरे जंगल उजड़ गए। तो ऐसे केसेस से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। कॉन्सिक्वेंस, इसका नतीजा क्या होगा? बहुत ज्यादा जब आप पेड़ काटोगे
तो जब मिट्टी होती है, पेड़ों के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को होल्ड करती है बहुत फर्मली, लेकिन आपने पेड़ काट दिए जिससे वो जो मिट्टी है वो लूज हो गई, तो उससे क्या होगा, वहां पे फ्लड ज्यादा होगा। अगर वहां पे पेड़ है तो पेड़ों के जो जड़ है, जो रूट्स है, वो रोक देंगे, पानी के स्पीड को कम कर देंगे, फ्लड्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पेड़ काट दिए, पेड़ उखड़ गए, मिट्टी लूज हो जाएगी, पानी बहुत तेजी से फ्लो होगा, फ्लड का इंपैक्ट, फ्लड का डेवोस्टेशन, डिस्ट्रक्शन और बढ़ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होता है, हम सबको पता है। मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसको हम कहते हैं टॉप सॉइल, वो सबसे फर्टाइल होता है। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ काटे, तो वो जड़ जब उखड़ेगा, रूट्स अपरूट होगा, तो वो टॉप सॉइल को अपने साथ उखाड़ लेगा, निकाल देगा, जिससे मिट्टी क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल। टॉप सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, है ना, और धीरे धीरे वो मिट्टी लूज होती चली जाएगी। और डेजर्टिफिकेशन, जहां पे आज हम देखते हैं डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट, अफ्रीका का सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, वहां पे एक समय घने घने जंगल थे, इन पेड़ों को काट काट के हमने उसको डेजर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो एक बहुत बड़ा जंगल विद ऑन अ वेरी ह्यूज लैंड विद ग्रीन कवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स डेजर्टेड, इट इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। अगर पेड़ों की ऊपरी परत पूरी तरह उखड़ गई, वहां के पूरे जंगल खत्म हो गए और वो रेगिस्तान बन गया, तो उसे कहेंगे डेजर्टिफिकेशन। और जब जंगल खत्म होते हैं तो बहुत सारे जानवर और पौधों की भी हालत खराब हो जाती है, हम उनके हैबिटेट छीन लेते हैं। हम क्यों सुनते हैं आए दिन जानवर कभी गांव में घुस गए, कभी कहीं घुस गए, क्यों सुनने को आता है? बिकॉज आप उनके जंगल काट रहे हो, आप उनके नेचुरल हैबिटेट, उनके नाइकी को आप उनसे छीन रहे हो। कुछ बोला क्या? छीन रहे हो, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? इसका मतलब नेचुरल लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा फॉरेस्ट एयर में ट्रांसपीरेशन करता है, प्लांट्स वाटर लूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, उससे एयर में पानी रिलीज होता है और टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से वो टेम्परेचर डिसबैलेंस हो जाता है और रेन नहीं हो पाता, सूखा पड़ता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट सॉइल होता है वो मिट्टी में पानी को सीप करके वाटर टेबल को हाई रखता है, लेकिन जंगल काटने से जो वाटर, जो कंक्रीट के जंगल हमने बना दिए, सीमेंटेड स्ट्रक्चर, वो पानी को सीप नहीं होने दे रहा और वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है। इसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम रिलीज कर रहे हैं, जो गाड़ियों से रिलीज हो रहा है, उन कार्बन डाइऑक्साइड को, उस पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स, तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। कैसे? अगर प्लांट्स हैं तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न आउट होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, कार्बन, कोल, तो कार्बन रिलीज होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लेंगे। पर अगर आपने प्लांट्स को काट दिया, डिफॉरेस्टेशन किया, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो कार्बन, अरे बात मत करो यार, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है जिसमें CO2 का यूज होता है, अब प्लांट्स ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो CO2 यूज नहीं होगा तो CO2 नेचर में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जो सनलाइट को ट्रैप करेगा, जिससे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा। जो पोलर कैप्स है, जो ग्लेशियर्स है, वो मेल्ट होंगे, समंदर का लेवल बढ़ेगा और इससे क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज है वो पानी में सबमर्ज हो जाएंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स, आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, और बहुत सारे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन, फॉरेस्ट, हनी, इनकी भी कमी हो जाएगी। तो इनको बचाने के लिए सरकार ने कुछ एरियाज को प्रोटेक्ट किया है ताकि वहां पे, अरे, हंटिंग, किलिंग ऑफ एनिमल्स ना हो। ये वो एरियाज हैं जिनको फॉरेस्ट रेंजर्स प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको नेशनल पार्क या सैंक्चुरी, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी कहते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, यहाँ पे आप पेड़ नहीं काट सकते, यहाँ पे जंगली जानवरों की इलीगल हंटिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे जानवरों की ग्रेजिंग पूरी तरह से बैंड है, ह्यूमन बींग्स को भी यहाँ पे आना रेस्ट्रिक्टेड है, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे खुलेआम अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और लगातार इनको मॉनिटर किया जाता है
और प्रोटेक्टेड एरियाज पे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जिनको वो मॉनिटर करती है। ये इसलिए किया गया बिकॉज डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, इलीगल हंटिंग हो रही थी, जो हमारा नेचुरल हैबिटेट था वो लगातार डिस्टर्ब हो रहा था। अब प्रोटेक्टेड एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व जो हमें जानवरों के बचाने के लिए हमने बनाया है, ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग, वहां के जानवर को बचाने के लिए, जिसको हम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सिर्फ जंगली जानवरों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व पौधों के लिए, जानवरों के लिए और ट्राइब्स, वहां पे रहने वाले आदिवासियों के लिए। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ और सिर्फ वहां रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स के लिए। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। और नेशनल पार्क की एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ी होती है। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है नेशनल पार्क, और सबसे छोटा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स, जंगली जानवरों को बचाने के लिए। यहाँ पे ट्राइबल लोगों को भी रखा जाता है, वहां के लोकल आदिवासी इंडिजीनियस लोगों को, जो वहां के नेचुरल कल्चर को और वहां के नेचुरल हैबिटेट को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। कोर जोन में कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होता। बफर जोन, यहाँ पे रिसर्च के लिए साइंटिस्ट लोगों को आने दिया जाता है। और ट्रांजिशन जोन, यहाँ पे कुछ विलेजर्स को आके नॉर्मल लकड़ी वकड़ी लेने की इजाजत है। तो कोर जोन, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। बफर जोन, रिसर्च एक्टिविटी अलाउड। ट्रांजिशन जोन, सम ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक, क्या हुआ, हाँ, लाइक हंटिंग, सॉरी, लाइक टिम्बर कलेक्शन फॉर लोकल फॉरेस्ट पीपल। बायोस्फीयर रिजर्व के मेन फंक्शंस, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, लोगों में इन्वायरमेंट को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करना कि क्यों हमें हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में है। एक बात आपको बता दूं, फन फैक्ट, इंडिया में सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है, नेचुरल फॉरेस्ट कवर, वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को ने इसे 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व कहा है। यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हमको मिलते हैं वो हिमालयन आर सिमिलर टू दोस फाउंड इन हिमालयन माउंटेन्स एंड लोअर वेस्टर्न घाट। हिमालय की पहाड़ियों में और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में जिस प्रकार के हमको जानवर देखने को मिलते हैं, पंचमढ़ी बायोस्फीयर में भी हमें वैसे ही जानवर मिलते हैं। यहाँ पे 3 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बफर जोन है, मतलब जहां पे रिसर्च एक्टिविटी अलाउड है। पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी बफर जोन में है। और सतपुड़ा नेशनल पार्क कोर जोन, जहां पे नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। फ्लोरा एंड फौना, साइंटिफिकली फ्लोरा मतलब पौधा होता है और फौना मतलब एनिमल्स होता है। एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज का मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं। द स्पीशीज विच आर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया, लाइक पेंगुइन। पेंगुइन आपको कहीं और मिलेगा? कहाँ मिलेगा? पोलर एरियाज में, एंटार्क्टिका में। थोड़ा सा ऐसी बंद करूँ कि मेरे को थोड़ा ठंडी लग रहा है। वो तो लाया गया होगा, लेकिन पेंगुइन पर्टिकुलरली कहाँ मिलता है? एंटार्क्टिका में, पोलर एरियाज में। महाराष्ट्र में एक सीएम का बेटा लेकर आया था, उसको लोगों ने बहुत मना किया कि आप यहाँ पे पेंगुइन लेके मत आइए, लेकिन वो अपने जबरदस्ती पेंगुइन्स को एंटार्क्टिका से ले आया। 10 दिन के अंदर 14 के 14 पेंगुइन्स की डेथ हो गई। इसका मतलब पेंगुइन्स को सरवाइव करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? एंटार्क्टिका में। तो पेंडेमिक किस स्पीशीज में आएगा? एंडेमिक स्पीशीज, बिकॉज वो वहीं पर रहने के लिए अडेप्टेड है। जैसे पंचमढ़ी में फ्लोरा, वाइल्ड मैंगो,
और साल। और फौना में बाइसन, जंगली जो होता है बाइसन, देखे हो ना, बाइसन, इंडियन स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, वो उसी एरिया में ही आपको मिलेंगे। एंडेमिक स्पीशीज खत्म क्यों हो सकते? अब लोग एंटार्क्टिका में भी घूमने लगे, एंटार्क्टिका में भी लोगों ने पोल्यूशन फैला दिया, तो फिर क्या होगा? तो वहां पे भी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर कोई न्यू स्पीशीज आता है जिसको हम कहते हैं एक्सोटिक स्पीशीज, जहां पे कोई जानवर पहले से रह रहा है, वहां पे तुमने कोई और जानवर ला लिया, तो कंपटीशन होगा इसमें और उसमें, तो जिससे हो सकता है पुरानी स्पीशीज खत्म हो जाए या दूसरे स्पीशीज का पॉपुलेशन बढ़ जाए। स्पीशीज मतलब एक पॉपुलेशन में रहने वाला पर्टिकुलर ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड। जैसे ह्यूमंस, ह्यूमंस किस स्पीशीज में आते हैं? होमोसेपियंस। अब इंसान बंदर के साथ जाके तो इंटरब्रीडिंग नहीं करेगा। और ध्यान रखें, एक ही स्पीशीज के मेंबर दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं, जैसे डॉग, कैट, ह्यूमंस। ठीक है, कैट्स इंटरब्रीड करेंगे कैट्स के साथ, डॉग इंटरब्रीड करेंगे डॉग के साथ, और ह्यूमंस इंटरब्रीड करेंगे ह्यूमंस के साथ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित जगह, उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे जानवरों को मारना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। आप पेड़ नहीं काट सकते, आप फॉरेस्ट नहीं क्लीन कर सकते। आप यहाँ पे, हाँ, छोटे मोटे गांव वालों को अलाउड है कि आप यहाँ जाके, जैसे फल हो गया, टिम्बर हो गया, नॉर्मल पेड़ को काटना नहीं है, जो जंगल वंगल झाड़ी वहां से आप ले सकते हो। आप यहाँ पे फिजिकली बाउंड नहीं, आप नहीं जा सकते, आप घूम सकते हो, पर आप शिकार नहीं कर सकते, जानवर को मार नहीं सकते। कुछ जानवर जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्ट किया गया वो कौन है? ब्लैक बक, काला हिरन, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, ये सब। जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है? जू जिसमें ह्यूमन केयर होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेचुरल एनवायरनमेंट। जू में जानवरों को इनक्लोजर में रखा जाता है, वाइल्ड लाइफ में जानवर फ्रीली रोम करते हैं। जू नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानवरों के लिए बहुत अच्छा है। नेशनल पार्क, जहां पे आपको फ्लोरा फौना, वहां के जंगल, वहां की मिट्टी, वहां के ट्राइब्स, सबको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? नेशनल। इंडिया में 106 नेशनल पार्क और 565 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे भी एनिमल्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, रिसर्च के लिए साइंटिस्ट लोग यहाँ आते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब यहाँ पे आप टिकट से ही एंटर कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप घूम सकते हो बिना परमिशन के, लेकिन नेशनल पार्क में बिना टिकट के आप अंदर नहीं जा सकते, वो भी गाड़ी में ही घूमोगे, आप रोम नहीं कर सकते। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल, चल रहा है ना वीडियो, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप इंसानों को जाने दे सकते हो, जैसे मान लो ये एक किसान है, अब इसको अपने घर के लिए वो चाहिए, लकड़ी जलाने के लिए चाहिए, तो जाके जंगल वंगल से लकड़ी ले लिया, लेकिन नेशनल पार्क में आया तो उसको डंडे मार के भगा देंगे, वहां पे नहीं आ सकता। सतपुड़ा नेशनल पार्क, भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट, सतपुड़ा नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको कई प्रकार के जानवर मिलेंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे रॉक शेल्टर्स हैं, कहते हैं जो आदिकाल से है, मतलब कि अर्ली मैन के समय से है, प्री हिस्टोरिक। और यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स भी हैं। रॉक मतलब जो अर्ली मैन जब शिकार करते उसकी पेंटिंग बनाते थे, वो भी यहाँ पे, मतलब सालों पहले यहाँ पे अर्ली मैन रहते थे। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर इंडियन गवर्नमेंट ने 1973 में लॉन्च किया था, ताकि इंडिया में टाइगर्स के पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके। आज से लगभग 100 साल पहले 1 लाख टाइगर थे दुनिया में, और आज के डेट में सिर्फ 4500 टाइगर्स, उसमें भी 3000 कहाँ है? इंडिया में। ये क्यों हुआ? बिकॉज राजा महाराजाओं ने टाइगर्स की इतनी ज्यादा इलीगल हंटिंग कर दी, जिससे टाइगर्स का पॉपुलेशन बहुत, टाइगर के स्किन के लिए, उसके बॉडी पार्ट्स के लिए उसकी हंटिंग, कई लोग तो थ्रिल के लिए ही टाइगर की हंटिंग करते हैं।
तो इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया ताकि इंडिया में टाइगर को प्रोटेक्ट किया जा सके। भारत का पहला नेशनल पार्क जो टाइगर्स के लिए है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहां पे है, उत्तराखंड में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यहां पे भी टाइगर्स को नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने को दिया जाता है। अगर किसी जानवर का पॉपुलेशन बहुत कम हो चुका है कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है, उसे कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। क्यों ये हुआ? इंसान ने बहुत ज्यादा हंटिंग कर दी और इनको यूनेस्को ने रेड लिस्ट में नाम दिया। कहां पे? रेड लिस्ट, लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट, ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। डेजर्ट कैट, लायन टेल मैकाओ, फ्लाइंग स्क्यूरल, ये सब इंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। रेड डेटा बुक, ये एक ऑफिशियल बुक है जो सारे इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के डेटा को स्टोर करता है। और ये बताता भी है कि पॉपुलेशन जानवरों का कितना तेजी से कम या ज्यादा हो रहा है। माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर सीजन में जब कोई जानवर अपने जगह को छोड़ के कहीं और चला जाता है लंबे टाइम के लिए, उसे कहते हैं माइग्रेशन। मींस at a particular season when animals move from their areas to other areas and then come back, that is known as migration. जनरली कोल्ड एरियाज के लोग आते हैं, जैसे साइबर और एशिया से बहुत सारे चिड़िया इंडिया में भी आते हैं, बहुत सारे बर्ड्स इंडिया उड़ के आते हैं, फिर जब वहां पे कोल्ड सीजन खत्म हो जाता है तो वापस चले जाते हैं। माइग्रेट क्यों करते हैं? फूड के लिए, शेल्टर के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए। ये देखो साइबेरियन क्रेन, बोला था ना साइबेरिया में भयंकर ठंड पड़ती है, तो वहां से वो इंडिया में आते हैं, जब वहां पे ठंड का मौसम खत्म हो जाता है तो इंडिया से वो वापस चले जाते हैं। बोलो व्हाट द हेल? नो, वेरी स्मॉल बर्ड, इंसेक्ट्स। साला सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन तो चाइना लाएगा, साला कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं छोड़ रहे। उस दिन इंस्टा में मेरा एक रील आया, कछुए को टांग के रोस्ट करके वो मॉल में बेच रहा है। साला कछुए तक को नहीं छोड़, कुछ दिन बाद कछुए भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। पेपर को रिसाइकिल क्यों करना चाहिए? बिकॉज एक पेपर बनने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है, इसीलिए पेपर की रिसाइकलिंग हमें करते रहनी चाहिए। कहते हैं 1 टन पेपर के लिए 17 पेड़ों को काटा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, बिकॉज पेपर बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में वो इलेक्ट्रिसिटी का भी तो यूज होगा जो पेपर बनाते हैं। रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटना, एक्चुअली में रिफॉरेस्टेशन ही एफॉरेस्टेशन होगा। खैर, अगर हम दोनों एक ही है, अगर पेड़ लगाए और जंगल को वापस ले आए तो क्या कहेंगे उसको? एफॉरेस्टेशन। जंगल को वापस लाना, रिफॉरेस्टेशन, जंगल को वापस रीस्टोर करना। आज अगर आप पेड़ लगाते हो, सालों बाद वो जंगल में कन्वर्ट, ये क्यों जरूरी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आने वाली पीढ़ियां, जनरेशन के लिए भी धरती रहने लायक, पोल्यूशन ना हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो। डन। रिप्रोडक्शन आ रहा है तुम लोग का? ठीक है। अब रिप्रोडक्शन आप सभी बच्चों का फेवरेट टॉपिक, फेवरेट लेसन। ऐसे मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, पानी पिला भाई। पॉज मत कर, पॉज चलने दो। रिप्रोडक्शन होता क्या है? क्रिएशन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग बाय देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के द्वारा उसी के तरह का एक ऑफस्प्रिंग रेडी करना। द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल कम रिप्रोड्यूस इट्स ओन सेल, अपने जैसा ही एक दूसरा बॉडी वो रेडी करता है। क्या कहेंगे उसको? रिप्रोडक्शन। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। एसेक्सुअल, two parents are not, single parent is needed. Sexual, two parents are needed. Asexual reproduction, fertilization is not done. Sexual reproduction, fertilization is done. Asexual, done by unicellular organisms. Sexual reproduction done by multicellular organisms. Asexual reproduction, the plants or animals produce, generally done by unicellular organisms. Or asexual, generally done by
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एसेक्सुअल में नो डीएनए फॉर्मेशन इज डन, सेक्सुअल में डीएनए फॉर्मेशन इज डन। तो ये डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। 5 नंबर में बच्चों ये आ सकता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या होता है बताइए। मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम। सेक्स के बाद जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम विथ ईच अदर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, टू फॉर्म अ जाइगोट, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। पहले वो क्या बनता है, जाइगोट, फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन बच्चों दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल, वे सोते रहते हैं, और एक इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली बॉडी के बाहर होता है, जैसे मेंढक। मेंढक जो होता है, जो मेल मेंढक है, जो फीमेल मेंढक है वो अंडे देती है पानी में, जो मेल फ्रॉग है वो उसके ऊपर आके अपना स्पर्म छोड़ देता है, और उसके बाद एक फर्टिलाइज होकर उससे नए टैडपोल्स रिलीज होते हैं। मतलब यहाँ पे जो नए फ्रॉग्स बन रहे, क्या वो मदर फीमेल के अंदर बन रहे हैं, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल जो ह्यूमंस, डॉग्स और एनिमल्स में होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो फीमेल बॉडी के अंदर धीरे धीरे वो डेवलप होता है, फिर बाहर आता है 9 महीने के बाद, अगर ह्यूमंस है तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इंटरनल टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। एक्सटर्नल, egg and sperm both are released outside. Internal, sperms are released inside the female body part during sex. एक्सटर्नल में फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? एक तो हो सकता है कोई दूसरा जानवर एग्स को खा ले, पोल्यूशन हो, है ना, वाटर बॉडीज में फ्लो हो जाए, इसलिए बहुत सारे एग्स रिलीज किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजेशन होने का चांस हो। और इंटरनल में फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत हाई हैं। क्यों? फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो कोई डेंजर नहीं है, नेचर का कोई डेंजर नहीं है ना, हंटिंग का कोई डेंजर नहीं है, इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कम एग्स रिलीज होते हैं। हम सभी को पता है फीमेल बॉडी में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो हर महीने एक ही एग रिलीज करता है। फिश और फ्रॉग बहुत ज्यादा मात्रा में एग्स क्यों रिलीज करता है? बिकॉज वाटर करंट, मैंने बताया, पानी का बहाव एग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, विंड कर सकता है, दूसरे जानवर खा सकते हैं। अब फ्रॉग ने 10 अंडे दिए, दूसरे केस में फीमेल फ्रॉग ने 1000 अंडे दिए। फ्रॉग्स के पैदा होने का चांस है 100 अंडे में ना 1000 अंडे में, 1000 एग्स में, क्योंकि अगर 100 एग्स को पानी बहा के भी ले गया तो फिर तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर 1000 में से 800 भी बह गए, 200 तो बच गए ना। जितना ज्यादा एग्स प्रोड्यूस होगा फर्टिलाइजेशन के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल, एकदम चुप रही है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये तुम लोग का भी आ रहा है ना जेवियर्स? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें सबसे पहले होता है टेस्टिस। टेस्टिस जिसको हम स्पर्म फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या है, क्या बोल रहे हो तुम लोग? एक चांटा लगाऊंगा अभी। क्या स्पेलिंग है ये? टेस्टिस, जिसको स्पर्म फैक्ट्री भी कहते हैं। एक और बात, ये जो टेस्टिस है, जिसको हम आम बोलचाल में अंडकोश भी कहते हैं, एक्चुअल में टेस्टिस का पेयर होता है, अ पेयर, मतलब मेल बॉडी में अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, और जो मेल गैमेट है स्पर्म वो यही बनता है।
इसलिए टेस्टिस को स्पर्म फैक्ट्री भी कहते हैं। फिर तुम्हारे सिलेबस में ये भी दिया होगा कि ये जो टेस्टिस है ये किसके अंदर रहता है, स्क्रॉटल सैक, स्क्रॉटल सैक के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और ये जो टेस्टिस है ये बॉडी के बाहर होता है। ये है क्वेश्चन तुम लोगों का, व्हाई इज टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी? बिकॉज स्पर्म्स को सरवाइव करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई है, इतने हाई टेम्परेचर में स्पर्म सरवाइव नहीं कर सकते। इधर सुनो जो बोल रहा हूं, स्पर्म्स नीड अ लोअर टेम्परेचर टू सरवाइव। तुम लोग क्या करते रहते हो रे? स्पर्म्स नीड अ लोअर टेम्परेचर टू सरवाइव। स्पर्म्स को सरवाइव करने के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए। दैट्स व्हाई टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसके बाद जो स्पर्म है उसका फिगर कुछ ऐसे रहेगा, जिसमें ये इसका हेड है, ये इसकी बॉडी है और ये इसका टेल है। ठीक है, और ये स्पर्म सीधा ओवम से रिलीज होने के लिए चाहता है। इसके बाद आप लोगों को यह भी दिया होगा, अगर बताया आपके सिलेबस में, तो स्पर्म जिस लिक्विड में होता है उसको सीमेन कहते हैं। स्पर्म जिस वाइट लिक्विड के फॉर्म में आता है उसको क्या कहते हैं, सीमेन। और सीमेन को न्यूट्रिशन कौन देता है, ये है तुम्हारे सिलेबस में। सीमेन को न्यूट्रिशन देता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, फूड से। स्पर्म जितना हेल्दी होगा होने वाला बच्चा भी उतना हेल्दी होगा। तो सीमेन को न्यूट्रिशन कौन देता है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और एक बात, पीनिस जो मेल का प्राइवेट पार्ट है, देखते हैं बोर्ड पूरा दिख रहा है ना। मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है पीनिस, वहां तक स्पर्म को, टेस्टिस से स्पर्म को कौन लेकर आता है? टेस्टिस से स्पर्म को मेल प्राइवेट पार्ट पीनिस तक कौन लेकर आता है, बताओ। यूरेथ्रा तो यूरिन लेकर आता है। प्रॉपर उसको कहते हैं वास डिफरेंस। The tube which brings sperm from testis to penis is known as vas deferens। और स्पर्म को कितना टेम्परेचर चाहिए सरवाइव करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री बिलो। और स्पर्म डक्ट कैरी करता है, बट प्रॉपरली उस ट्यूब को क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। स्पर्म्स को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक कौन लेकर आता है, स्पर्म डक्ट। यूरेथ्रा वो ट्यूब है जो स्पर्म डक्ट से स्पर्म रिसीव करता है। और फिर यूरेथ्रा पासेस थ्रू द पेनिस एंड कैरीज ईदर स्पर्म और, यहां पे तुम्हारे पूरा डिटेल नहीं दिया है। यूरेथ्रा यूरिन कैरी करता है और वास डिफरेंस क्या कैरी करता है, स्पर्म। ऐसा थोड़ी होता है यूरिन के टाइम स्पर्म रिलीज हो जाता है, ऐसा नहीं होता। जनरली वास डिफरेंस कैरी करता है स्पर्म और यूरेथ्रा क्या कैरी करता है, यूरिन। ये देखो मैंने बता दिया, जो ह्यूमन स्पर्म है उसके 3 पार्ट्स मैंने बता दिया, हेड, मिडिल और टेल। टेल को फ्लैगेला भी कहते हैं। टेल को क्या कहते हैं, फ्लैगेला। हेड में न्यूक्लियस होता है, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। हेड ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मतलब जो माता पिता है उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी हाइट, उनकी लंबाई, बच्चे भी तो वैसे ही होंगे ना, तो वो सब कौन कैरी करता है, हेड। हेड में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वही माता पिता से बच्चों तक पहुंचता है। मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया कैरी करता है। जो इसका मिडिल बॉडी क्या कैरी करता है, जो सेल, जो स्पर्म को क्या देता है, एनर्जी। और टेल सेल को यानी स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है। स्पर्म सिंगल सेल होता है, स्पर्म सिंगल सेल होता है। अब फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेल को आप मत करिए, नॉट सो इंपॉर्टेंट, पढ़िए जो मैंने बोला, बट इसका डायग्राम प्रैक्टिस मत करिए। बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ये दे देगा, आपको लेबल करना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। सबसे पहला ओवरी, फीमेल में दो ओवरीज होते हैं जो क्या कैरी करते हैं, एग सेल या ओवम कैरी करते हैं। और फैलोपियन ट्यूब्स जिनको ओविडक्ट कहते हैं, ये ओवरी से एग को रिसीव करते हैं और फिर यूट्रस तक लेकर आते हैं। और यूट्रस उनको कहां तक लेकर आता है, वेजाइना तक, फीमेल प्राइवेट पार्ट। यूटेरस की लाइनिंग थिक होती है। यूटेरस की लाइनिंग क्यों थिक होती है, ताकि अगर बच्चा हो तो जो बच्चा बढ़ रहा है एम्ब्रियो, उसको क्या मिल सके, न्यूट्रिशन। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज थिक, इट इज थिक टू accommodate द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड गिव इट न्यूट्रिशन। और वेजाइना फीमेल का प्राइवेट पार्ट, और यहीं से बर्थ के दौरान बच्चा बाहर आता है। लेबल करने हैं, बनाने को आजकल नहीं आता है, डायग्राम दे देगा लेबल, या हो सकता है डायग्राम ही दे दे, तुम प्रैक्टिस कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो बोली ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्पर्म और ओवम में डिफरेंस, स्पर्म मेल गैमेट, ओवम फीमेल गैमेट। स्पर्म कहां रिलीज होता है, टेस्टिस। ओवम कहां रिलीज होता है, ओवरी। स्पर्म का हेड, मिडिल पीस और टेल होता है, जबकि एग का सिर्फ सर्कुलर शेप होता है। टेस्टिस एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज करता है, और ओवम एवरी मंथ कितना रिलीज होता है, ओनली वन। और फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। प्लेसेंटा, वो बोलते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो मां से उसकी नाल को काट देते हैं बच्चे की, उसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या है, व्हाट इज प्लेसेंटा, द स्पेशल टिश्यू दैट गिव्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो इनसाइड द मदर्स वोम। मां की कोख में जो बच्चा पल रहा है, उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा। इसी को कहते हैं, और ये कैसे जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको जन्म के बाद काट दिया जाता है। फोइटस क्या होता है, जब एम्ब्रियो का हाथ पैर दिखने लगे, क्या कहते हैं उसको, फोइटस। बच्चा मां के पेट में कितने महीने रहता है, 9 महीने। 3 से 4 महीने बाद उस फोइटस के, मतलब उस एम्ब्रियो के हाथ पैर दिखने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, फोइटस। मतलब जब एम्ब्रियो को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके हाथ पैर और सर दिखने लगे, क्या बोलते हैं उसको, फोइटस। और उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, कहां से मिलता है, प्लेसेंटा से, फोइटस। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि जिसमें फीमेल से एक को रिलीज कर लेते हैं, फीमेल से एक निकाल देते हैं, और मेल से स्पर्म, जिसको एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, डेवलप। फिर जब वो डेवलप हो जाता है, उसको मदर के फॉर्म में इंप्लांट कर देते हैं, क्या कहते हैं उसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 1 हफ्ते बाद इसको मां के यूट्रस में डाल दिया जाता है, और इन्हीं को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ओवीपैरस अंडा देने वाले, और विवीपैरस जन्म देने वाले, जैसे डॉग कैट विवीपैरस, और बर्ड्स हैन ओवीपैरस। इसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ये भी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉग ओवीपैरस है, और इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल फ्रॉग बहुत सारे एग्स रिलीज करती है, बताया था मैंने। फिर मेल फ्रॉग उसके ऊपर स्पर्म रिलीज करता है। उसका जब ये फर्टिलाइज होता है, पहले किसमें डेवलप होता है, टैडपोल। टैडपोल का एक टेल होता है जो उसको पानी में स्विम करने में मदद करता है, और गिल से सांस लेता है। लेकिन टैडपोल जमीन में नहीं रह सकता। फिर उस टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है, और एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तब इसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसकी टेल गायब हो जाती है, गिल्स की जगह लंग्स आ जाते हैं, है ना,
और इसके 4 लेग फ्रॉग हो जाता है। और ये फिगर और ये डायग्राम। सबसे पहले फीमेल फ्रॉग पानी में ढेर सारे एग्स देती है, उसके बाद जेली लाइक सरफेस होता है, मेल फ्रॉग उसके ऊपर आके स्पर्म रिलीज करता है, उसके बाद वो फर्टिलाइज हो जाता है और पहले किस में कन्वर्ट होता है, टाइडपोल। फिर टाइडपोल पानी में ही रह सकता है, लैंड में सर्वाइव बिकॉज उसमें लंग्स नहीं होता, गिल्स होता है। फिर मेटामॉर्फोसिस होता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट फ्रॉग, जिसमें गिल्स की जगह क्या आ जाता है, लंग्स, और उसका स्विमिंग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 4 लेग फ्रॉग। और फिर ये डायग्राम, रिप्रोडक्शन भी हो गया। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये तुम लोग का भी आ रहा है ना, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जिस उम्र में आप लोग हो, किशोर वय व्यवस्था, टीनेज, जब आप टीनेज में आते हो तब आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं एडोलेसेंस। और इस दौरान बॉडी में आने वाले चेंजेस को पुबर्टी भी कहते हैं। जैसे एडोलेसेंस जनरली 11 से 12 साल में शुरू होता है और 18 टू 19 ईयर्स तक चलता है। इस दौरान बॉडी में बहुत सारे साइकोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। कहते हैं ये बचपन से जवानी का कदम है, मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। और इनमें बच्चों को क्या कहते हैं, टीनेजर्स। पुबर्टी, पुबर्टी का मतलब जो फिजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं, ठीक है। और ये कभी कभी ऊपर नीचे होता है, किसी में 11 में शुरू हो जाता है, किसी में 12-13 में, है ना। पुबर्टी में जो हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिससे बॉडी में, मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं। और उन चेंजेस को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी कहते हैं। इनफैक्ट उन्हीं कैरेक्टर से आइडेंटिफाई होता है हु इज अ बॉय, हु इज अ गर्ल। लड़कियों में पुबर्टी 11 से 13 में शुरू हो जाती है, बॉयज में 12 से 14 में। डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुबर्टी और एडोलेसेंस का डिफरेंस। पुबर्टी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एडोलेसेंस जब आप उस एज में पहुंच गए। एडोलेसेंस जब आप उस एज पे पहुंच गए, पुबर्टी बॉडी में होने वाले चेंजेस। पुबर्टी इट कैन बिगिन एंड एंड, पुबर्टी आपकी बॉडी में आएगा ही। एडोलेसेंस भी 11 से 18 में आ जाता है। पुबर्टी का मतलब बॉडी में होने वाले स्पेसिफिक चेंजेस, और एडोलेसेंस सोशल बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल चेंज। जैसे बच्चे ने मम्मी पापा बोले हमने वो कर दिया, जब टीनेज में आते हैं जो मम्मी पापा आपको बोलते हैं आप उसका उल्टा ही करते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस। पुबर्टी 1 से 3 साल में होता है, एडोलेसेंस 8 से 10 साल तक चलता है, जब तक बॉडी और माइंड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं। पुबर्टी बॉडी में होने वाले जो फिजिकल चेंजेस है वो 2 से 3 साल चलते हैं। एडोलेसेंस वो 8 से 10 साल का प्रोसेस है, जिसमें पूरी तरह से एक बॉडी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एक एडल्ट में डेवलप होती है। जनरली क्या क्या चेंजेस आते हैं, हाइट बढ़ती है, बॉडी का शेप चेंज होता है, जो लड़कियों का हिप एरिया है वो वाइड होने लगता है, लड़कों की आवाज, वॉइस हेवी, भारी होने लगती है ना। बॉडी में पिंपल्स आने लगते हैं, स्वेट ग्लैंड्स उभर आते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो लड़के और लड़कियों के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जेनाइटल पार्ट्स, उसमें हेयर ग्रोथ हो जाता है। और लड़कियों का जो चेस्ट एरिया है, जो ब्रेस्ट एरिया है वो डेवलप होने लगता है। लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको आम बोलचाल में पीरियड आना कहते हैं, वो शुरू होने लगता है। सडन स्पर्ट इन हाइट, हाइट बढ़ने लगती है, हाथ और पैर की हाइट लंबी होने लगती है, बोन्स बढ़ने लगते हैं। अब अलग अलग बच्चों में अलग है, किसी की हाइट ज्यादा बढ़ जाती है, किसी की कम, ये सब जेनेटिक है। आपके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस तरह से हार्मोन रिलीज कर रहे हैं अगर ध्यान दे, वो उस पर डिपेंड करता है, जेनेटिक्स। फिर बॉडी शेप में चेंजेस मैंने बता दिया, वेस्ट एरिया लड़कियों का चौड़ा होता है, आवाज उनकी पतली होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, और जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होने लगते हैं। एडम्स एप्पल जो हमारे वॉइस बॉक्स को भारी बनाता है, वॉइस जो बॉयज की वॉइस है वो हेवी हो जाती है, और कभी कभी वॉइस एकदम अजीब सी होने लगती है जब तक वो डेवलप ना हो, फिर कुछ दिन में आवाज ठीक हो जाती है।
फिर पिंपल्स आने लगते हैं इस प्रकार से, देखें, जिसमें लड़कियां और लड़के बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, मेरा पिंपल आ गया, वो ये भूल जाते हैं कि ये उनके बॉडी में होने वाले नॉर्मल चेंजेस हैं, बिकॉज इस समय उनकी बॉडी हार्मोन्स रिलीज कर रही है। लड़कों में टेस्टेस स्पर्म्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं, लड़कियों में पीरियड्स आना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है, प्राइवेट पार्ट्स में हेयर डेवलप होना शुरू हो जाता है। इमोशनल चेंजेस, जो लड़के लड़के हैं वो नई चीजों को जानना चाहते हैं, रिवॉल्यूशनरी थॉट जो उनको बोला जाता है वो उसको नहीं सुनते, है ना। क्रिटिकल लर्निंग, सेल्फ कंसाइसनेस, उनकी खुद की अंतरात्मा डेवलप होने लगती है, अब उनकी खुद की समझ विकसित होती है। अब तक वो माता पिता के हिसाब से चलते थे, अब उनका खुद का माइंड, उनका खुद का इंटेलेक्ट डेवलप होने लगता है। मूड स्विंग्स आते हैं, गुस्सा, इरिटेशन, है ना, ये सब होने लगता है। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज करते हैं। हमारे सिलेबस में टेस्टोस्टेरोन, हाँ, इंसुलिन है, ठीक है, तो फिर मैं लिख ही देता हूँ पूरा, बस ज्यादा बात नहीं, समझ गया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके हार्मोन और उसका फंक्शन, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन, बात नहीं। हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शन, सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन, इसके बाद एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है कहां से और उसके फंक्शन क्या है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ग्रोथ हार्मोन, हाँ, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, क्या तुम लोग का वो है स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन, कौन आवाज कर रहा है, मना कर क्या, ये रिलीज होता है टेस्टिस से, होता है ओवम से, पिट्यूटरी ग्लैंड, इंसुलिन पैंक्रियास, थायरॉक्साइन थायराइड, एड्रेनलिन एड्रेनलिन ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। टेस्टोस्टेरॉन, ये रिलीज होता है टेस्ट, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टोस्टेरॉन ये रिलीज होता है टेस्टिस से, जिसका मेन काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना, मेल्स में और फीमेल्स में। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन, ये रिलीज होता है ओवम से, जो फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, जो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज इन द शेप ऑफ अ पी, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अवर ब्रेन, और इसका काम है ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो तो आदमी को हो जाएगा जाइजेंटिज्म, आदमी की हाइट बहुत बढ़ जाएगी, और अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो तो आदमी बौना रह जाएगा, ड्वार्फिज्म। इसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन रिलीज करता है पैंक्रियाज, और इसका काम है शुगर को कंट्रोल करना, ब्लड शुगर लेवल को, और ये रिलीज होता है पैंक्रियाज से, और अगर इंसुलिन रिलीज ना हो तो बॉडी को डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाएगी। थायरॉक्साइन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, जिसका मेन काम है क्या करना, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना। किसको फास्ट करना, मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। और अगर ये ना हो तो क्वाइटर नाम की डिजीज हो, इसमें गला एकदम स्वेल हो जाता है।
इसके बाद एड्रेनलिन, ये रिलीज करता है एड्रेनल ग्लैंड, जो बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है। जब हम डरे हुए हो, पैनिक कर रहे हो, फियर, घबरा रहे हो, तब ये हार्मोन हमारे ब्लड में रिलीज होता है, जिससे हमारे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ताकि हमको ज्यादा एनर्जी मिले और हम उस सिचुएशन को कॉम्बैट, फाइट कर सके। ये था एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ चाइल्ड। बात नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये कैसे पता करें? क्या कहेंगे उसको? सेक्स डिटर्मिनेशन। जनरली फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम ही होता है, जबकि मेल्स में मिसमैच एक्स और वाई क्रोमोसोम। अब फर्टिलाइजेशन में फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, वो तो हर बार एक्स ही आएगा, मेल का एक्स क्रोमोसोम, तो होने वाला बच्चा क्या होगा? सॉरी, फीमेल, बॉय लिख दिया गलती से, गर्ल लिखना था, गर्ल। और अगर इसमें से आया एक्स और मेल से आया वाई, तो होने वाला बच्चा क्या होगा? यानी बायोलॉजिकली मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, वेदर द चाइल्ड विल बी अ बॉय और अ, because females have fixed chromosome that is X, males have mismatched chromosome that is X and Y। तो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। ये हो गया आपका बच्चों एडोलेसेंस। अरे ये तो मैं बता रहा हूँ, हाँ तो इलीगल है, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जनरली इंडिया के सोसाइटी में क्या बोलते, तूने, मेरी दादी क्या बोलती थी, तूने मेरे को पोता पोता नहीं दिया, पर भूल गए कि बायोलॉजिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है? बेटा। फ्रिक्शन आ रहा है तुम लोग का? तुम लोगों का फ्रिक्शन भी आ रहा है। 127। बात नहीं। फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज फ्रिक्शन? जब कोई सरफेस, दो सरफेस कांटेक्ट में आता है, तो वो जो रब अगेंस्ट ईच अदर, दैट इज नोन एज द हीट जनरेटेड व्हेन टू सरफेसेस रब विथ ईच अदर, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन से लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में होता है। फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। अगर दो सरफेस आपस में टच ना हो तो फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आप चल रहे हो ऐसे इधर, तो फ्रिक्शन आएगा, जैसे आप चल रहे हैं ऐसे, तो फ्रिक्शन आएगा ऐसे। फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। और फ्रिक्शन ज्यादा किसमें होता है? रफ सरफेस, बिकॉज स्मूथ सरफेस में वो लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर सरफेस रफ है, तो जो दोनों सरफेस आपस में ग्रिप यानी लॉक हो जाएगा, ग्रिप हो जाएगा। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, हर सरफेस में कितना ही वो स्मूथ हो, उसमें थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी या रफनेस होती है, और उसी की वजह से कोई बॉडी रुकती है। जैसे मान लो ये डस्टर मेरे हाथ में है, अब इस डस्टर को मुझे मूव करना है, तो इस डस्टर पे ये हाथ अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रहा है। मेरा फोर्स जो मैं इस हाथ पे लगाऊंगा इस डस्टर पे, मेरा फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए, तब ये डस्टर मूव करेगा। मींस टू ओवरकम द फ्रिक्शन, द मस्कुलर फोर्स शुड बी मोर देन द फ्रिक्शन, अदरवाइज द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। फ्रिक्शन को कौन कौन सी चीजें असर करती हैं? रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटी कम होती है। जैसे देखना, कोई स्मूथ सरफेस में आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करो आसान है, पर किसी रफ सरफेस में गाड़ी चलाओ, मूव करो ऑब्जेक्ट, कितना मुश्किल है, बिकॉज फ्रिक्शन ज्यादा है, तो आपको उसको मूव करने में ज्यादा फोर्स
पर स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम है तो उसको मूव करने के लिए फोर्स कम लगेगा। इसीलिए पहाड़ों पे साइकिल चलाना मुश्किल है, मोर फ्रिक्शन। रफ सरफेस में गाड़ी चलाना मुश्किल है, मोर फ्रिक्शन। बट स्मूथ सरफेस में गाड़ी चलाना इजी है, चलना भी, बिकॉज फ्रिक्शन कम है तो आपको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। प्लेन पेपर में लिखना कितना आसान है, बिकॉज में फ्रिक्शन कम है, आसानी से चल जाएगा हाथ। लेकिन एक ऐसा पेपर जो रफ है, उसमें बहुत सारे बालू है, उसमें लिखो कितना मुश्किल है। और पता है फ्रिक्शन ज्यादा कब होगा? अगर तुम दोनों सरफेस को ज्यादा प्रेस करोगे। क्यों? अब सोचो, इसमें भी इरेगुलरिटी, इसमें भी है। अब जैसे ये दोनों मेरे हाथ बहुत लूजली किया है मैंने, कोई भी मेरे को अलग कर सकता है, पर अब मैंने बहुत ही स्ट्रांगली इसको होल्ड किया, तो इसको अलग करना कितना मुश्किल है। तो अगर किसी बॉडी को आप किसी के ऊपर प्रेस कर रहे हो, तो उसके ऊपर आप बहुत जोर प्रेशर लगा रहे हो, तो बहुत ज्यादा वो फ्रिक्शन जनरेट करेगा। यानी कि प्रेशर ज्यादा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा, प्रेशर कम तो फ्रिक्शन भी कम। नोटिस करने की एग्जांपल ले लो। सिंपल मैट को सरफेस में उठाओ, मतलब सरफेस से मूव करो, और उसके ऊपर, उस कारपेट के ऊपर एक भारी बक्सा रख दो और फिर उसको मूव करो। मुश्किल होगा? क्यों? बक्सा रखने से प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन बढ़ने से तुमको फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा। तीन प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं। स्टैटिक, ये जो मैंने अभी बताया, क्या था ये? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिसलना। रोलिंग फ्रिक्शन, जो व्हील्स लगा देते हैं उसके ऊपर चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ये जो टेबल है बच्चों, ये इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आए उसे क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो। अगर मोशन में नहीं, जैसा भी मैं खड़ा हूं तो क्या लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर मैं चल रहा हूं, स्लाइडिंग। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, मोशन में है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर उसमें व्हील्स लगा दिया जाए, रोल ओवर दी अदर, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए आपको फोर्स देना पड़ेगा, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में भी आपको फोर्स देना पड़ेगा, वरना आप साइकिल को पेडल देना बंद करो, साइकिल रुक जाएगा, फ्रिक्शन उसको रोक देगा। और रोलिंग फ्रिक्शन को भी बनाए रखने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग। बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब समझो मैं खड़ा हूं, मुझे किसी को होल्ड करना है, मेरे लिए आसान है। मैं खड़ा हूं, सामने वाला भी खड़ा है, लेकिन मैं खड़ा हूं, सामने वाला चल रहा है, हिल रहा है, मेरे लिए उसको होल्ड करना आसान है कि मुश्किल है? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में लॉकिंग अच्छे से, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन स्टैटिक में दोनों खड़े हैं तो लॉकिंग बढ़िया से होगा। तुमको ताला मारने दिया जाए, मारो ताला, ताला स्टिल पोजीशन में मार दोगे ना, लेकिन ताले को बार बार हिला रहे हैं, बहुत तेज तूफान से ताला हिल रहा है, लॉक कर पाओगे अच्छे से? तुम ताला लगा ही नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग कम होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग, और रोलिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग सबसे कम होती है। क्यों? तुमने व्हील्स लगा दिया जिससे लगातार मूव कर रहा है, बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आती, इंटरलॉकिंग उसमें सबसे कम होती। इसीलिए सूट केसेस में जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो ट्रॉली बैग्स में क्या लगे होते हैं? व्हील्स, ताकि फ्रिक्शन कम हो। ये देखो लिखा भी है, रोलिंग फ्रिक्शन में व्हील्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ रोलर टच में आ रहा है, बॉडी टच में तो फ्रिक्शन कम है, और फ्रिक्शन जितना कम होगा मूवमेंट उतना आसान होगा। फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। पहला, ग्रिप। फ्रिक्शन नहीं होता हम चल नहीं पाते, वी वोंट बी एबल टू वॉक, वी वोंट बी एबल टू राइड, वी वोंट बी एबल टू राइड। ना चल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना भाग पाएंगे। फ्रिक्शन हमें चीजों को स्टॉप करने में हेल्प करता है। और
फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है। अगर माचिस फ्रिक्शन नहीं होता कभी माचिस नहीं जलता, पता है ना। जब तुम उसको रब करते हो तो क्या होता है, फ्रिक्शन, जिससे क्या जनरेट होता है, हीट, और वही उसको जलाता है। फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी चीज बर्न, माचिस की तिली जलेगी ही नहीं। विंटर में हमारे हाथों की गर्मी के लिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए जो नए टायर्स होते हैं उसमें देखे हो थ्रेड्स निकले होते हैं, क्यों, ताकि फ्रिक्शन ज्यादा हो और जो टायर्स है वो रोड में अपना ग्रिप, और जैसे जैसे टायर पुरानी होती है स्किट होने लगता है, क्यों, उसका थ्रेड निकल जाता है, फिसलने लगती है। इसलिए कहते हैं कि हर कुछ टाइम में हमें टायर, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके जूते के नीचे क्या लगे होते हैं, स्पाइक्स, ताकि ग्राउंड में क्या बना सके, वो ग्रिप बना सके, वरना ग्राउंड में वो फिसल जाएंगे। कबड्डी प्लेयर्स अपने हाथों में क्या लगाते हैं, सैंड, मिट्टी, ताकि कबड्डी खेलते समय प्रॉपर ग्रिप, वरना हाथ पकड़ो तो फिसल जाएगा। डिसएडवांटेज, मशीन खराब होती है। जब मशीन घिसेगा बात नहीं, जब मशीन एक दूसरे के टच में आएगा, वो रब करेंगे तो मशीन खराब होगा, एनर्जी का लॉस होगा, धीरे धीरे वेयर डाउन होगा, मशीन टूटेंगे। जूते क्यों पुराने घिस जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। मशीन क्यों खराब होने लगता है, फ्रिक्शन। इसलिए मशीन में क्या डालते हैं, ग्रीस, ऑयल, ताकि मशीन के पार्ट्स आपस में रगड़, पता है हमारे घुटनों में भी ग्रीस है, जेली लाइक मटेरियल, जेली मैट्रिक्स। जब हम चल रहे हैं तो हमारे घुटने के जो पार्ट्स है, हड्डियां, वो आपस में रगड़ नहीं खा रही, बिकॉज बीच में ग्रीस है। जैसे जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं वो ग्रीस खत्म होने लगता है, और जब वो चलते हैं वो हड्डियां आपस में रगड़ कर, जैसे भयंकर पेन होता है, और फिर उसमें सर्जरी करके एक आर्टिफिशियल जेली डाली जाती है हड्डी में, समझ गए। दरवाजों में आवाज आती है, हम क्या लगा देते हैं, ऑयल। इंजन में क्या डालते हैं, इंजन ऑयल, ताकि इंजन के पार्ट्स आपस में फ्रिक्शन ना हो, रगड़ ना खाए, इंजन लंबा चलेगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। साइकिल में क्या लगाते हैं, बॉल बियरिंग्स, ताकि रोलिंग फ्रिक्शन बढ़ जाए। लुब्रिकेंट्स क्या होते जानते हो, वो जो इरेगुलरिटीज होती है उसमें लुब्रिकेंट जाके घुस जाता है, तो इरेगुलरिटी खत्म, तो फिर फ्रिक्शन नहीं होगा। कैरम बोर्ड खेलने के लिए वो गोटी में वो पाउडर डाल देते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। इट इज एन अपोजिट फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसके बाद जानते हो क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। हम सभी को पता है एयर और वाटर को एक साथ क्या बोलते हैं, फ्लूइड, क्योंकि दे चेंज देयर शेप। जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में चलता है और एयर में चलता है प्लेन, तो पता है एयर और वाटर में इसमें फ्रिक्शन लगाते हैं। इससे बचने के लिए जो प्लेन्स और बोट्स है उनके शेप क्या होते हैं, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम, जिसका आइडिया साइंटिस्ट को किससे मिला था, बर्ड से, बिकॉज बर्ड्स आराम से हवा में उड़ती है बिना फ्रिक्शन के। फिश, तो इसमें क्या होता है, जो ऊपरी सरफेस है वो एकदम पॉइंटेड होता है, जो फ्रिक्शन को काटते हुए आगे बढ़ता है। स्ट्रीम लाइन, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीम लाइन बॉडी। हो गया ये भी, जा पॉज कर इसको, स्टॉप। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और साउंड अपने आप क्रिएट नहीं होगा बच्चों। साउंड को, शांति से नहीं बैठ सकते हो क्या तुम लोग, इडियट। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और साउंड तभी क्रिएट होगा जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट या ऑसिलेट होगा। वाइब्रेट, वेरी फास्ट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, एंड ऑसिलेशन अप एंड डाउन। जब तक वाइब्रेशन और ऑसिलेशन नहीं होगा साउंड क्रिएट नहीं होगा। ये जो वॉइस बॉक्स है, ये वॉइस बॉक्स में जो यहाँ पे मेरा वॉइस बॉक्स है वो लगातार वाइब्रेट होता है, तब जाके यहाँ से वॉइस रिलीज होता है। जब गिटार के जो स्ट्रिंग्स है उनको जब हम लगातार छेड़ते हैं तो वो लगातार वाइब्रेट होता है। तबला का जो मेम्ब्रेन होता है उसको जब हम हिट करते हैं तो वो भी लगातार ऑसिलेट होता है। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन से ही साउंड क्रिएट होता है। इसके बाद
साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। आप मून पे लेके बम भी फोड़ दोगे कुछ सुनाई नहीं देगा। रीजन, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो साउंड आपके कानों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। इसीलिए साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड, स्लो इन लिक्विड, लिस्ट इन एयर। मतलब साउंड की स्पीड सबसे कम किसमें होती है? एयर में। इसके बाद हमारे वॉइस बॉक्स में साउंड कैसे क्रिएट होता है? सबसे पहले जो वॉइस बॉक्स है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स के दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो लिगामेंट से बने होते हैं, स्ट्रिंग्स की तरह। जैसे गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं वैसे ही देख सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। और इसके बीच में एक स्लिट, एक गैप होता है जहां से एयर पास होता है। जब एयर पास होता है, व्हेन द एयर फ्रॉम द लंग्स इज एक्सहेल्ड, जब हम एयर छोड़ते हैं तो वाइकल जो वोकल कॉर्ड्स है हमारे वो वाइब्रेट होने लगता है, जिससे साउंड क्रिएट होता है। और ये हमारी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। और जब हम कुछ नहीं बोलते, जब हम बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब कुछ नहीं बोलते तो वोकल कॉर्ड रिलैक्स होता है। एयर वहां से पास तो होता है पर बिना कोई साउंड क्रिएट किए, बिकॉज हम चुप है। एयर पास हो रहा है लेकिन कुछ आवाज नहीं आएगी, लेकिन जब हम बोलेंगे तो एक आवाज क्रिएट होगी। साउंड को मीडियम, इसमें एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम एक कंटेनर में उसको रख दें, बेल को, और वहां से वैक्यूम पंप से हम एयर को निकालते जाए तो साउंड की वजह से फीबल कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा है कि जब पूरा एयर निकालते तो साउंड सुनाई नहीं देगा। हमारा कान, इस लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है और इसका स्ट्रक्चर, इस लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन ईयर, ठीक है। हमारे 3 ईयर्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, चल रहा है ना वीडियो, और इनर ईयर। आउटर ईयर, हमारे आउटर ईयर में पिना, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम होता है। जो ईयर हमें बाहर से दिखता है उसे पिना कहते हैं, यानी जो एक्सटर्नल ईयर है ये, इसे हम क्या कहते हैं? पिना। इट इज फनल शेप टू रिसीव द साउंड वेव्स। ये फनल के शेप में होता है ताकि साउंड वेव्स आए। इसके बाद ये ईयर कैनल से होते हुए ईयर ड्रम में जाता है। वंस मोर, आवर आउटर ईयर इज नोन एज पिना, विच इज इन द शेप ऑफ अ फनल, ये है ना तुम लोग का, which collects sound in the form of sound waves, and then it enters the ear canal to the ear drum. पाजी इथे ईयर कैनाल से साउंड ईयर ड्रम तक जाता है। ईयर ड्रम बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होता है। जब साउंड वहां पे जाता है तो ईयर मेम्ब्रेन क्या होने लगता है? वाइब्रेट, जिसको हम आम बोलचाल में क्या कहते हैं? कान का पर्दा। इसके बाद ये वाइब्रेशंस मिडिल ईयर में जाते हैं। मिडिल ईयर में 3 छोटी छोटी कान की हड्डियां होती है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। मैलियस और इनकस से साउंड जब पास होता है फिर ये इनर ईयर कॉकलिया में जाता है। एक्चुअल में 3 हड्डियां क्या करती हैं? साउंड को फिल्टर करती हैं, जो अनवांटेड साउंड है उसको बाहर कर देती है। इसके बाद इनर ईयर में होता है कॉकलिया, जिसमें नर्व सेल्स होते हैं जो ऑडिटरी नर्व को कहां पे कनेक्ट करते हैं? ब्रेन से। और फिर ब्रेन प्रोसेस करके बताता है कि जो हम सुन रहे हैं वो आवाज किसकी है। वंस मोर, सबसे पहले आउटर ईयर विच इज नोन एज पिना, इट इज इन द शेप ऑफ अ फनल which collects sound from outside, and then it goes through the ear canal to the ear drum. When the sound reaches the ear drum, it vibrates, and in the middle ear there are 3 bones: malleus, incus and stapes. And here the vibrations are filtered. From here it goes to the inner ear, that is cochlea, and in the cochlea there is the auditory nerve which connects our ear to the brain, and the brain processes it and tells us what kind of noise we are hearing. इसके बाद साउंड के बेसिक टर्म्स: एम्पलीट्यूड,
साउंड कैसे ट्रेवल करता है? वेव्स। इधर देखो, इधर जैसे घड़ी पेंडुलम, पेंडुलम भी वाइब्रेट होती है ना, तो ये मीन पोजीशन है। कितना डिस्प्लेस, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ऑसिलेशन, द टू एंड फ्रो मोशन। टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन को पूरा होने में कितना टाइम लगा। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं? हर्ट्ज। हमारा कान कितना आवाज सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, जिसको कहते हैं ऑडिबल रेंज। 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड इंफ्रासोनिक, जिसको हम नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड अल्ट्रासोनिक, वो भी हम नहीं सुन सकते। साउंड एम्पलीट्यूड का एसआई यूनिट तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं, 10th क्लास में तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर होगा ना, कितना डिस्प्लेस हुआ। लाउडनेस, साउंड जितना लाउड होगा उसका एम्पलीट्यूड भी उतना हाई होगा। साउंड जितना लो, आप जैसे तबला धम 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 बजा रहे हो तो उसका मेमोरी इतना नीचे जाएगा, और साउंड जितना सॉफ्ट होगा एम्पलीट्यूड उतना लो होगा। पिच या श्रिलनेस, द पिच मीन्स हाउ अवर ब्रेन परसीव्स द साउंड, हमारा ब्रेन कैसे परसीव करता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज बता चुका हूं। अगर हाई फ्रीक्वेंसी तो हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच। हाई पिच साउंड, औरतों की आवाज, बच्चों के रोने, बस कान को बहुत लगती है बच्चों के रोने की आवाज, हाई पिच। लो पिच साउंड ऑफ अ ड्रम। ऑडिबल इनऑडिबल तो बता ही चुका हूं। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन से क्या हो सकता है? कान के पर्दे डैमेज हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? ईयरफोन्स कम लगाने चाहिए। बहुत हाई वॉइस में, बहुत हाई साउंड में हमें म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। जो पै 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 हॉर्न बजाते हैं, हॉन्किंग, वो नहीं करना चाहिए। पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल। और साउंड अब्जॉर्बर, शॉक अब्जॉर्ब, साउंड अब्जॉर्बर लगाना चाहिए ताकि साउंड अब्जॉर्ब हो जाए। हो गया ये भी। इसके बाद केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसे कहेंगे केमिकल इफेक्ट। सबसे पहले आपको बता दूं, एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और अगर पानी में सॉल्ट है तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, पर डिस्टिल वाटर जिसमें कोई सॉल्ट नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए एसिड और सॉल्ट का पानी में होना जरूरी। बेसिस भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पर वो इतना कम होता है कि वो नेग्लिजिबल, ना के बराबर। एसिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाईएस्ट, सॉल्ट में उससे कम, और बेस में सबसे कम। टैप वाटर को कभी भी हमें हाथ धो के कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को नहीं छूना चाहिए, बिकॉज टैप वाटर में होते हैं सॉल्ट, और सॉल्ट है तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, तो हमारे बॉडी को वो कंडक्टिंग करके बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रिक शॉक देगा। दूसरा, अगर एक कंटेनर लें, उसमें हम नींबू पानी मिला दें और बल्ब से कनेक्ट करें, बल्ब ग्लो करेगा, बिकॉज खट्टी चीजों में होता है साइट्रिक एसिड, एंड एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ। अगर ग्लूकोज और अल्कोहल लें तो बल्ब ग्लो, बिकॉज उसमें करंट की मात्रा कम है। बट अगर एलईडी लें, लाइट एमिटिंग डायोड, तो वो जलेगा, बिकॉज एलईडी कम इलेक्ट्रिसिटी में भी काम करता है। पोटैटो, अगर पोटैटो को लें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें तो उसका कलर चेंज हो जाए, ग्रीनिश कलर। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जहां करंट है वहां मैग्नेटिक इफेक्ट है, जहां करंट है वहां मैग्नेटिक। उसको कैसे टेस्ट करेंगे? जहां पे करंट है, कंपस ले आइए, कंपस का जो डिफ्लेक्शन है वो फ्लक्चुएट करेगा नॉर्थ साउथ। कंपस क्या होगा? फ्लक्चुएट नॉर्थ
साउथ। और इसीलिए जहां पे भी करंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। वेयर देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। एंड हाउ यू कैन टेस्ट इट? बाय ब्रिंगिंग अ कंपास विच विल डिफ्लेक्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। समझ गए? तो इसीलिए जहां पे भी करंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मेडिकल फील्ड में दो ऑर्गन्स में यूज होता है, हार्ट और, बिकॉज यही दो ऑर्गन्स है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल रिलीज करते हैं। इसलिए हार्ट और ब्रेन का क्या होता है? एमआरआई स्कैन, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। और किसी बॉडी पार्ट का होता है? क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल रिलीज सिर्फ हार्ट और ब्रेन रिलीज करते हैं, इसीलिए हार्ट और ब्रेन का होता है एमआरआई स्कैन। फिर अगर हम एक कंटेनर लें और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो दो गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन और, कैसे पता चला? बबल्स रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? बबल्स, मतलब ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन की टेस्टिंग कैसे करोगे? एक बर्निंग मैचस्टिक लाओ, इट विल बर्न विद अ पॉपिंग, जो बुलेट मतलब पॉपिंग साउंड, पट पट पट, उस आवाज के साथ वो जलेगा। मींस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन वाटर it releases hydrogen or oxygen gas. It is known as electrolysis of water. How will the oxygen be tested? Because the bubbles will be forming. And how hydrogen will be tested? Bring a matchstick. It will burn with a popping sound, with a white dazzling light. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? जंग से बचने के लिए, रस्टिंग से बचने के लिए मेटल के ऊपर एक कवरिंग कर दी जाती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इससे जंग नहीं लगता। ठीक है? ये एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग के में भी दिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सबसे पहले ये जो एक्टिविटी है बच्चों, ये आपको करना जरूरी है, ये वाला 5 मार्क्स में बच्चों यहां आएगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करेंगे? कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में कॉपर प्लेट लेंगे, ठीक है, उसको सैंड पेपर से क्लीन कर देंगे, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और एक आयरन, ध्यान रखिए, जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको नेगेटिव। ठीक है? द metal which is to be electroplated will be connected to the negative. The metal from where the electroplating will be done will be connected to the positive. जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है तो कॉपर को किससे जोड़ेगा? पॉजिटिव। और आयरन जिसमें कॉपर की कवर प्लेटिंग करेगा उसको किससे जोड़ेगा? नेगेटिव। और फिर दोनों को हम सोल्यूशन में जोड़ेंगे, उसका क्या होगा? जब करंट पास करोगे कॉपर रॉड में से, जिसको तुमने प्लस से कनेक्ट किया है, उससे कॉपर कहां डिपॉजिट हो जाएगा? आयरन की में। और उतना ही कॉपर मेटल सोल्यूशन में भी डिसॉल्व हो, मतलब जितना कॉपर मेटल से किस में आएगा, सॉरी, कॉपर मेटल से आयरन में आएगा, उतना ही कॉपर सोल्यूशन में भी डिसॉल्व हो जाए। तो कॉपर तो बैलेंस हो गया, जितना उसमें गया डिपॉजिट हो उतना ही क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया, तो बैलेंस हो गया। और इसके बाद जो कॉपर प्लेट है वो थिन हो जाएगा, बिकॉज आपने उससे कॉपर लेके किस में चढ़ा दिया है? की में। तो की क्या हो गया? इलेक्ट्रोप्लेटेड। समझ गए? और ट्रांसफर कहां से हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव कैथोड और एनोड क्या होता है? कैथोड क्या होता है? कैथोड पॉजिटिव। एक बार पॉज करना, तो थोड़ा पानी पियो। एक बार और कर लेते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया आपको, वी विल टेक अ कंटेनर, वी विल टेक 2 इलेक्ट्रोड्स, वन एनोड एंड वन कैथोड। कैथोड क्या है? नेगेटिव। और एनोड क्या है? पॉजिटिव। The metal which is to be electroplated will be connected to the negative terminal, which is cathode, and the metal from where the electroplating will be done, it will be connected to the positive, that is anode. After passing on electricity, what will happen? The pure copper from the copper will be displaced and deposited in the iron, and iron will be electroplated, and the same amount of copper will be dissolved in the solution. क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से रस्टिंग नहीं होता, अट्रैक्टिव फिनिश मिलता है ना, शाइनी फिनिश।
क्रोमियम प्लेटिंग करने से रस्टिंग नहीं होती, आयरन में निकल और क्रोमियम डालने से स्टेनलेस स्टील हो जाता है, उसमें रस्टिंग नहीं होती। अब ये सवाल आता है जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है? Because zinc is more reactive than iron, so zinc gets oxidized, means if the zinc coating is even broken, even then there will be no rusting. मतलब जिंक की कोटिंग टूटने के बाद भी रस्टिंग, बिकॉज जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ, रस्टिंग क्या होता है? जब मेटल या आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, पर यहाँ पे आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जिंक की कोटिंग ब्रेक होने के बाद भी रस्टिंग, इसीलिए जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना सबसे बेस्ट है। नेचुरल फिनोमिना वही लाइटिंग फाइटिंग, तुम लोग आ रहे? शट अप। नेचुरल फिनोमिना विच ऑकर्स नेचुरली एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस, उसे कहते हैं नेचुरल फिनोमिना। जैसे लाइटनिंग, हमारे डेली लाइफ में हम इलेक्ट्रिक स्पार्क्स देखते हैं जब वायर लूज हो, प्लग निकले सॉकेट से लूज हो जाए। और वैसे जो नेचुरल लाइटिंग है वो क्या है? जब क्लाउड से जो आता है नेचुरल लाइटनिंग। चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ये तो बचपन से पढ़े हो। उसको घिसो, किसको? कॉम को, पेपर के टुकड़ों को वो चिपका देगा, है ना। जब एक रबर बैलून को हम वुलन क्लॉथ से रब करें तो वो वॉल से स्टिक चिपक जाएगा। जब प्लास्टिक बॉल पेन रिफिल को बहुत तेजी से पॉलिथीन से रब करें तो वो छोटे छोटे पीसेस को, पेपर पीसेस को अपनी ओर खींचे। मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टैटिक, जो मूव नहीं करते, और मूविंग, जो मूव करते हैं। जैसे प्लास्टिक कॉम को रब किए तो वो क्या है? स्टैटिक। और मूविंग, ग्लो ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो लाइट जल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। एक्चुअली हर क्लास में आप पढ़ोगे कि भाई फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? मूविंग चार्ज। लाइटनिंग एक बहुत ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। ये बिल्डिंग्स, एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब एक थंडर स्टॉर्म आता है, इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लाइटनिंग कैसे काम करता है और हमें अर्थक्वेक से खुद को कैसे बचाना, लाइटनिंग कैसे होता है और अर्थक्वेक में हम खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें। जब एक थंडर स्टॉर्म होता है तो जो स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स है वो ऊपर की ओर जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स भारी है तो वो कहां आते हैं? नीचे। ये लगातार जो मूवमेंट है, एयर ऊपर, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे, इससे स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। और जब ये बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है तो ये ग्राउंड में हिट करता है। जो लोअर पार्ट है वो नेगेटिव, जो टॉप पार्ट है वो पॉजिटिव। द चार्जेस कीप बिल्डिंग अप इन द क्लाउड्स, चार्जेस लगातार ऊपर बनते रहते हैं लेकिन एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में नहीं जाते। व्हाई? बिकॉज एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ, वरना एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में चला जाता। फिर थंडर स्टॉर्म में यही चार्ज इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये नीचे आता है। लाइटनिंग के दौरान हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? ओपन फील्ड में अगर है तो हमें क्लोज स्पेस में चले जाना चाहिए। पार्क या फॉरेस्ट में है तो लंबे पेड़ों के नीचे खड़े होने नहीं चाहिए, बिकॉज लंबे पेड़ में इलेक्ट्रिक शॉक, लाइटनिंग के ज्यादा चांसेस है। शॉर्ट पेड़ के नीचे खड़ा, अगर क्लोज्ड कार में है तो सभी विंडोज और खिड़कियों को बंद करना चाहिए, या स्क्वाट कर दो, अपने हाथ को नीज पे रख के ऐसे स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाओ, जिससे तुम्हारा टारगेट, तुम सबसे छोटे टारगेट हो, जितना लंबा टारगेट होगा उतना उसके हिट होने के चांसेस, बिकॉज वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर।
घर में हो तो टीवी स्विच को, ये तो बचपन से सुन रहे हैं, टीवी स्विच को बंद कर दो, गीजर मत ऑन करो, इलेक्ट्रिकल फोन का इस्तेमाल मत करो। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में वो कंडक्टर क्यों लगाया जाता है और उसका मेटल प्लेट जमीन के एकदम क्यों? जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है, जो हाई कंडक्टिंग पोल्स होते हैं, वो उसको कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसको नीचे ले जाके उस मेटल प्लेट जो नीचे है वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक चार्ज को डंप कर देंगे, जिससे बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। Definition simple. The buildings have very long conducting poles which attracts the electric charge during lighting. चल रहा है ना वीडियो? And then through the rod it passes and it goes to the metal plate which is buried deep inside the earth surface. It prevents the building from getting shock. अर्थक्वेक क्या होता है? हमारा अर्थ प्लेट्स के ऊपर रहता है। किसके ऊपर? टेक्टोनिक प्लेट्स। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक से एक टकराते हैं, एक के ऊपर आ जाते हैं, तो बहुत एनर्जी रिलीज होता है और उसी को अर्थक्वेक, जहां से अर्थक्वेक आता है उसको फोकस कहते हैं, और जिस जगह से, जिस सरफेस पे आके वो एनर्जी रिलीज करते हैं उसको कहते हैं एपी सेंटर। और अर्थक्वेक को मेजर किससे करते हैं? रिक्टर स्केल। चार्ल्स रिक्टर ने इसको इन्वेंट किया था। भुज में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, गुजरात में 7.9, इंडियन ओशन में आया था सुनामी, लाखों लोग मारे गए थे। कश्मीर में आया था, नॉर्थ कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005, उसमें भी कई लोग मारे गए थे। ट्रेमर, ट्रेमर क्या होता है? अर्थक्वेक के दौरान जब धरती एकदम जोर से हिलती है, द शेकिंग ऑफ अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज नोन एज अ ट्रेमर। सिस्मोग्राफ, जो रिक्टर स्केल के थ्रू पता लगाता है, मेजर करता है कि अर्थक्वेक कितने इंटेंसिटी का है। अर्थक्वेक के लिए हमें ऐसे बिल्डिंग्स, जो जापान में है, जापान रिंग ऑफ फायर में आता है जहां बहुत अर्थक्वेक आते हैं, तो उसके बिल्डिंग्स ऐसे डिजाइन है जहां पे अर्थक्वेक का असर कम से कम हो। हल्की चीजों का इस्तेमाल करें बनाने में, हेवी इक्विपमेंट्स को फिक्स कर दें ताकि अर्थक्वेक के दौरान वो सर के ऊपर ना गिरे। फायर इक्विपमेंट को हमेशा वर्किंग ऑर्डर में रखें क्योंकि अर्थक्वेक से आग भी लग सकती है। और क्या क्या करना चाहिए? हाथ और पैर को नीचे, शेल्टर ले लो, है ना, एक रूम से दूसरे रूम मत भागो। किचन में हो तो स्टोव को ऑफ कर दो, बेड में हो तो अपने सर को पिलो के नीचे ले लो। यही सब है। हो गया ये भी। लास्ट चैप्टर, लाइट। लाइट क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में क्या होता है? 90 डिग्री। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद सरफेस जितना स्मूथ होगा, रिफ्लेक्शन उतना बढ़िया होगा। क्या बोलेंगे उसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर रिफ्लेक्शन सही नहीं है, सरफेस बहुत रफ है, क्या बोलेंगे उसको? डिफ्यूज या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल लाइन में ट्रेवल करते हैं, और अगर इररेगुलर तो कैसे भी लाइन में ट्रेवल करते हैं, कोई इनका फिक्स शेप नहीं होता। लेटरल इन्वर्जन, हम हमारा राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर में लेफ्ट, इसलिए एम्बुलेंस के लेटर्स इन्वर्टेड लिखे जाता है कि मिरर में वो सीधा दिखे और लोग उसको जाने का रास्ता दें। रियल इमेज, जिसको स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे द मूवीज में जो हम देख रहे हैं, इन्वर्टेड इमेज, सॉरी, वर्चुअल इमेज, जिसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन, शैडो, वर्चुअल इमेज। हाँ, ये आ सकता है। अगर 90 डिग्री में है दोनों मिरर तो कितने इमेजेस बनेंगे? 2। 180 में है तो मोर देन 2, और अगर लेस देन 90 है तो इनफाइनाइट। पर कई बार इतना
हल्का होता है वो दिखाई नहीं देता। वो डिस्पर्शन, जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म जब सनलाइट उस पर पड़ती है, सनलाइट को क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट, व्हाइट, तो ये यहां से 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वाइट, योर। उल्टा क्या लिखा हूं मैं, सही तो लिखा हूं। चलो अगला, हम प्रिज्म क्यों हम रेनबो क्यों देखते हैं, बिकॉज आफ्टर रेनफॉल एवरी वाटर ड्रॉप बिकम्स एज अ prism and it acts as a prism and it deflects the sunlight into 7 different colors। आजकल रेनबो क्यों नहीं दिखाई देता, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। येलो, इसके बाद इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, तो ऐसे ही बता दूंगा। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ये जो व्हाइट पार्ट है, व्हाइट बल्जी पार्ट, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। द लाइट एंटर्स फ्रॉम कॉर्निया एंड देन इट गोस थ्रू द पुपिल। और एक बात, हमारे आंखों का जो कलर है वो कौन डिसाइड करता है, आयरिस। किसी का नीली, किसी की काली, किसी की भूरी, वो किसकी वजह से होता है, आयरिस। और आयरिस के अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसको पुपिल कहते हैं। पुपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई। जब रोशनी तेज हो आंखें छोटी हो जाती है, रोशनी कम हो तो आंखें बड़ी हो जाती है, मतलब हमारा पुपिल ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। पुपिल से लाइट अंदर जाता है और हमारे आंखों में 2 सेल्स होते हैं, एक रॉड और एक कोन। कोन कलर सेंसिटिव, रॉड लाइट सेंसिटिव। और ये फिर हमारे ऑप्टिकल नर्व को एक्टिवेट कर देता है, जो यहां से सिग्नल लेकर ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन प्रोसेस करके बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। इमेज कहां बनता है, रेटिना पे। समझ गए। अगर आंखों में रॉड कम है, आपको हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा। आपको क्या हो जाएगी, एक मिनट, सही बोल रहा हूं ना। तो अगर आपकी आंखों में कोन्स कम है, आपको हर चीज क्या दिखाई देगी, ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब आपको कलर नहीं दिखे, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और अगर आपके आंखों में रॉड कम है तो आपको रात में दिखाई क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। खरगोश, बैट, इन लोगों की आंखें बहुत चमकती है रात में, इनकी आंखों में रॉड ज्यादा होते हैं, जिससे वो अंधेरे में भी अच्छे से देख सकते हैं। समझ गए। तो एक बार और, द व्हाइट बल्जी पार्ट इज नोन एज कॉर्निया। लाइट enters from the cornea and goes to the pupil, and pupil is automatically adjustable, and from here the it enters the पुपिल के अंदर से जाता है वो आई लेंस में। आई लेंस में होता है रॉड और कोन्स, जिसको वो स्टिमुलेट करता है, और फिर वहां से ऑप्टिकल नर्व वो सिग्नल को लेकर ब्रेन में जाता है, ब्रेन प्रोसेस करके उसका इमेज रेटिना में बनाता है, एंड देन वी आइडेंटिफाई व्हाट वी आर सीइंग। और पता है, जो सिलियरी मसल्स है वो हमारे आई लेंस को कंट्रोल में रखते हैं। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, सिलियरी मसल्स लूज हो जाते हैं, रिंकल्स, झुर्रियां पड़ जाती है। कैमरे को अगर तुम हिलाओगे फोटो अच्छा आएगा, तो आई लेंस अपनी जगह से हिल गया तो हमारे को ठीक से दिखेगा, तो लोगों को प्रॉब्लम होता है, बुढ़ापे में चश्मा पहनना पड़ता है। और हमारे आंखों में जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। हमारा आई लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। एक पता है ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे कुछ दिखाई, जहां पे ऑप्टिकल नर्व कनेक्ट होता है आई से, वेयर ऑप्टिकल नर्व कनेक्ट्स विद द, वहां पे कोई इमेज नहीं बनता, जिसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वर्किंग ऑफ आई भी बता दिया। फिर ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ सकता है, मायोपिया और हाइपरमेट। मायोपिया known as nearsightedness, hypermetropia known as farsightedness। myopia cannot see distant objects, दूर का दिखाई, hypermetropia cannot see near, पास का दिखाई। myopia में कौन सा लेंस पहनते हैं, कनकेव लेंस। hypermetropia में कॉन्वेक्स लेंस। और कैटरैक्ट
जब आपका आई लेंस क्लाउडी हो जाए, जिसको हम हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं, जब लोग बूढ़े हो जाए, आंखों का ठीक से ध्यान न रखे, क्लीन ना करें, तो आंखों के ऊपर एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ जाता है। अगर उसका ध्यान ना रखे तो वो आदमी ब्लाइंड भी हो सकता है, इसलिए उसको सर्जरी से रिमूव करना पड़ता है। आंखों का ध्यान कैसे रखना है ये क्या ही बताऊं। गाजर खाओ, आयरन खाओ, टीवी मत देखो पास से, अंडा खाओ। अरे आयरन जिसमें होता है, हो गया। इस तरह से बच्चों मैंने आपका 2 घंटे में कंप्लीट साइंस आपका करा दिया। आशा करता हूँ वीडियो से आपको हेल्प हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8।